अब देखिए, समझने वाली बात है कि आखिर कर्नाटक की सरकार टैक्स के बंटवारे का मुद्दा क्यों उठा रही है और टैक्स की हिस्सेदारी का मामला दिल्ली क्यों पहुंच गया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया जो है, उनका दावा है कि कर्नाटक केंद्र सरकार को 100 रुपए टैक्स देता है। केंद्र सरकार से कर्नाटक को सिर्फ 13 रुपए वापस मिलते हैं। TV9 भारतवर्ष से बातचीत में कर्नाटक के ग्रामीण विकास मंत्री प्रियांक खड़गे ने दावा किया कि 14वें वित्त आयोग ने कर्नाटक की टैक्स हिस्सेदारी 4.71% तय की थी, लेकिन 15वें वित्त आयोग ने इसे घटाकर, उनका कहना है कि इसको घटा दिया गया, 4.71% से घटाकर इसको 3.64% कर दिया है। कर्नाटक सरकार का दावा है कि इससे राज्य को पिछले 5 साल में 62,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। कर्नाटक के सीएम का दावा है कि उनके राज्य ने केंद्र सरकार को करीब 4 लाख करोड़ रुपए टैक्स के तौर पर दिए हैं, लेकिन उन्हें केंद्र से सिर्फ 50,000 करोड़ रुपए मिल रहे हैं। सिद्धरामैया का आरोप है कि राज्य सरकार ने सूखे से निपटने के लिए 18,177 करोड़ रुपए फंड मांगा था, लेकिन केंद्र सरकार ने 1 रुपया भी नहीं दिया। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि केंद्र ने कर्नाटक सरकार की कई योजनाओं के लिए भी फंड नहीं दिया है। कर्नाटक सरकार ने टैक्स और फंड की हिस्सेदारी को लेकर केंद्र सरकार पर आरोप लगाया, दिल्ली में धरना प्रदर्शन किया, कर्नाटक के अखबारों में आरोपों की फेहरिस्त विज्ञापन की शक्ल में छापी। कर्नाटक की कांग्रेस सरकार के आरोपों पर केंद्र सरकार ने जवाब दिया। केंद्र सरकार का कहना है कि सारे आरोप राजनीति के लिए लगाए गए। केंद्र सरकार का कहना है कि कर्नाटक को यूपीए के 10 साल में जितना फंड मिला था, मोदी सरकार के कार्यकाल में उससे 3.5 गुना से ज्यादा फंड दिया गया। केंद्र सरकार का दावा है कि 2014 से 10 जनवरी 2024 तक कर्नाटक को केंद्र सरकार की तरफ से 2,85,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि यूपीए के 10 साल में कार्यकाल में कर्नाटक को सिर्फ 81,795 करोड़ रुपए मिले। केंद्र सरकार का कहना है कि कर्नाटक को अनुदान के तौर पर भी काफी फंड दिया गया है। मोदी सरकार के कार्यकाल में कर्नाटक को अनुदान के तौर पर 2,08,000 करोड़ रुपए दिए गए थे, जबकि यूपीए के कार्यकाल में सिर्फ 60,779 करोड़ रुपए दिए थे। कर्नाटक सरकार का आरोप है कि 15वें वित्त आयोग में उनकी हिस्सेदारी कम कर दी है। केंद्र सरकार ने जवाब दिया और कहा कि 14वें वित्त आयोग से कर्नाटक को 1,51,000 करोड़ रुपए मिले, जबकि 15वें वित्त आयोग से राज्य को 1,74,000 करोड़ रुपए मिले। कर्नाटक सरकार के आरोपों पर पलटवार के लिए केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण खुद सामने आई। उन्होंने राहुल गांधी के जेएनयू जाने की घटना का जिक्र किया और फिर आरोप लगाया कि कांग्रेस अलगाववादियों की भाषा बोल रही है। डिजास्टर मैनेजमेंट 6196 करोड़ हैज बीन गिवन। अगर हमने डिजास्टर रिलीफ के लिए पैसा दे दिए, ये कैसे एडवर्टाइजमेंट में जीरो डाल रहे, वो एक बात है। ये सब बातें सिर्फ एक मानसिकता से निकलता है, वो अलगाववाद मानसिकता है। कांग्रेस पार्टी आज अलगाववादी लोग के साथ है, देश को टुकड़े टुकड़े करने वाले लोगों के साथ है। 2-3 साल पहले आपने तब की नेशनल प्रेसिडेंट श्री राहुल गांधी जी को जेएनयू में देखे, उसके बाद में टुकड़े टुकड़े गैंग के साथ खड़े होते हुए देखे। आज पार्टी तमिलनाडु में भी ऐसे बयानबाजी अलगाववादी बात करने वाले के साथ रहता है, उनको कंडेम नहीं करता है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि कैंपेनिंग के दौरान, कर्नाटक चुनावों की कैंपेनिंग के दौरान ही उन्होंने कहा था कि कर्नाटक की कांग्रेस सरकार, बल्कि उस वक्त कांग्रेस की सरकार नहीं थी, कांग्रेस जो वादे कर रही है, गारंटीज की बात कर रही है, उसके लिए उसको 60,000 करोड़ रुपए खर्च करने पड़ेंगे, जो कि उसके लिए बड़ा भारी पड़ेगा और अब वही हो रहा है। टैक्स और केंद्र से मिलने वाले फंड को लेकर छिड़ी इस लड़ाई में आपके मन में एक सवाल जरूर पैदा होगा, आखिर राज्य और केंद्र के बीच टैक्स का बंटवारा कैसे होता है, यह काम कौन करता है। चलिए आपको इस सवाल का भी जवाब दे देते हैं। संविधान के आर्टिकल 280 में वित्त आयोग बनाने का प्रावधान किया गया है। वित्त आयोग का मुख्य काम है केंद्रीय टैक्स में से राज्यों के हिस्सेदारी की सिफारिश करना। केंद्र और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा एक वेटेज सिस्टम के आधार पर किया जाता है। राज्य को टैक्स का बंटवारा तय करने के लिए वेटेज सिस्टम कई बातों पर निर्भर करता है, जैसे राज्य की आय, आबादी, एरिया, डेमोग्राफी, प्रदर्शन और जंगल और इकोलॉजी। इस वक्त देश में 15वें वित्त आयोग की सिफारिशें चल रही हैं, जो 2026 तक मान्य रहेंगी। इसी को कर्नाटक सरकार ने मुद्दा बना के रखा है। टैक्स को लेकर उत्तर वर्सेस दक्षिण की ये लड़ाई कल भी जारी रहेगी। आज कर्नाटक सरकार ने प्रदर्शन किया, कल केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट सरकार के मंत्रियों और नेताओं के साथ दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने आज कांग्रेस को जन्मजात आरक्षण विरोधी कहा, SC ST OBC विरोधी कहा है।
इसके लिए उन्होंने नेहरू जी की उस समय के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई एक चिट्ठी को कोट किया। उस चिट्ठी का एक खास पैराग्राफ पढ़कर सुनाया, पहले आप उसमें। ये देश के प्रधानमंत्री पंडित नेहरू जी द्वारा उस समय के देश के मुख्यमंत्रियों को लिखी गई चिट्ठी है, ऑन रिकॉर्ड है। मैं अनुवाद पढ़ता हूं। मैं किसी भी आरक्षण को पसंद नहीं करता और खासकर नौकरी में आरक्षण तो कतई नहीं। मैं ऐसे किसी भी कदम के खिलाफ हूं जो अकुशलता को बढ़ावा दे, जो दोयम दर्जे की तरफ ले जाए। ये पंडित नेहरू ने मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी है। प्रधानमंत्री मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने आगे एक और आरोप लगाया। कहा कि नेहरू जी कहते थे कि सरकारी नौकरी में अगर एससी एसटी को आरक्षण मिला तो सरकारी कामकाज का स्तर गिर जाएगा। पीएम मोदी ने यह भी आरोप लगाया कि नेहरू जी की ऐसी सोच के कारण ही उस समय सरकारी नौकरियों में भर्तियां बंद हो गईं। पीएम मोदी ने नेहरू जी की जिस चिट्ठी का जिक्र किया, हमने उसके बारे में रिसर्च की तो हमें इससे जुड़ी कई जानकारी मिली। असल में नेहरू जी ने सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह चिट्ठी 27 जून 1961 को लिखी थी, जहां उन्होंने जाति आधारित कोटा और विशेषाधिकारों की परंपरा के बारे में अपनी आपत्ति व्यक्त की थी। इस चिट्ठी के बारे में इंडियन एक्सप्रेस ने 17 अगस्त 1990 को विस्तार से एक लेख लिखा गया था, जिसका शीर्षक था आरक्षण पर पंडित नेहरू, एक दूसरे दर्जे वाले देश के लिए, जिसके ठीक बीच में ऊपर की तरफ एक जगह नेहरू जी का वही कोट है जिसका जिक्र पीएम मोदी ने आज राज्यसभा में किया। नेहरू जी ने तब क्या लिखा था, आपको जानना चाहिए। मदद आर्थिक विचारों के आधार पर दी जानी चाहिए, न कि जाति के आधार पर। मैं किसी भी तरह के आरक्षण के खिलाफ हूं, खासतौर पर नौकरी में। मैं ऐसी किसी भी चीज के खिलाफ कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करता हूं जो हमें अकुशलता और दोयम दर्जे के मानकों की ओर ले जाती है। मैं चाहता हूं कि मेरा देश सभी चीजों में प्रथम श्रेणी का देश बने, लेकिन जैसे ही हम दोयम दर्जे की चीजों को प्रोत्साहित करते हैं, हम खो जाएंगे। सवाल है कि पीएम मोदी ने अचानक नेहरू जी की इस चिट्ठी का जिक्र क्यों किया? तो इसके पीछे उनकी एक खास रणनीति। यह रणनीति कांग्रेस नेता राहुल गांधी को घेरने के लिए। राहुल गांधी जो लगातार अपनी भारत न्याय यात्रा में आरक्षण का मुद्दा उठाते रहे हैं, सत्ता में आने पर 50% आरक्षण की सीमा खत्म करने का वादा करते रहे। जाति जनगणना हम लागू कर देंगे। कल तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर आए, उन्होंने मुझे कहा कि तेलंगाना में काम शुरू है, जहां भी हमारी सरकार है, हम जाति जनगणना कर रहे हैं। 50% का जो कैप लगाया है, रिजर्वेशन का जो 50% का कैप है, इसको खत्म कर देंगे। और आदिवासी जो हैं और दलित जो हैं, उनके रिजर्वेशन को प्रोटेक्ट करके हम पिछड़े वर्ग के लोगों को रिजर्वेशन देंगे। सुना आपने, राहुल गांधी ने यह वादा एक दिन पहले किया था और इससे पहले भी 2 दिन वो लगातार जाति जनगणना और आरक्षण के मुद्दे पर यही वादा जनता से कर चुके हैं। और इसी बहाने पीएम मोदी पर यह आरोप भी लगा चुके हैं कि जब जाति जनगणना की मांग उठी और ओबीसी, दलितों और आदिवासियों को अधिकार देने का समय आया तो प्रधानमंत्री ने कहा कि कोई जाति नहीं है, लेकिन जब वोट लेने का समय आता है तो प्रधानमंत्री कहते हैं कि वो ओबीसी हैं। एक जात को दूसरी जात से लड़ाते हैं, आदिवासी को किसी और से लड़ाते हैं। राहुल ने सीधे पीएम मोदी पर यह आरोप लगाकर बड़ा चुनावी दांव खेला। इसी बहाने ओबीसी वाली 6 महीने पुरानी अपनी सियासत को धार देने की कोशिश की। अब चूंकि टारगेट प्रधानमंत्री थे, तो आज उन्होंने बिना राहुल गांधी का नाम लिए नेहरू जी से शुरू करते हुए कांग्रेस को जनजात आरक्षण विरोधी कह दिया। जिस कांग्रेस ने ओबीसी को पूरी तरह आरक्षण नहीं दिया, जिसने सामान्य वर्ग के गरीबों को कभी आरक्षण नहीं दिया, जिस कांग्रेस के अपने नेता की कोई गारंटी नहीं है, अपनी नीति की कोई गारंटी नहीं है, वो मोदी की गारंटी पर सवाल उठा रहे हैं। यानी शुरुआत राहुल गांधी ने की और अब पलटवार करके प्रधानमंत्री ने यह संदेश दिया कि वो चुनाव में कांग्रेस पार्टी को इसका लाभ लेने नहीं देंगे।